वेलकम बच्चे लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जिस थियरी पे बेस्ड है उस थियरी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग का जो बेसिक्स है, जिस थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे अकाउंट्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा वो क्या लिखा कि फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल, चाहे इंटरनल यूजर हो, पिछले वीडियोस में हम इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इंटरनल यूजर हो एक्सटर्नल यूजर हो, तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें क्या बनाना है? रिलायबल और कंपेरेबल। समझ में आ रही बात? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। तो रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है? रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो इससे क्या मतलब है? कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए मैंने यहाँ पर कंपेरेबिलिटी का मतलब बताने की कोशिश की। कंपेरेबिलिटी का मतलब है इंटर फर्म कंपैरिजन, है ना, यानी एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करने के लिए, या इंटर पीरियड कंपैरिजन, एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ कंपेयर करने के लिए, है ना। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, एक फर्म के डेटा को, एक फर्म के परफॉर्मेंस को दूसरे फर्म के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो, या एक ही फर्म के एक पीरियड के परफॉर्मेंस को दूसरे पीरियड के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हो। सो ये पॉसिबल तब होगा कि इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइडेड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उससे जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस पर बेस्ड हो। भाई साहब कंपेयर आप तभी कर सकते हो ना गाइस, कंपेयर तभी कर सकते हो आप लोग जब ये कंसिस्टेंट होगा, है ना। एक ही प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तभी आप कंपेयर कर सकते हो, वैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, तुमको अकाउंटिंग के जो प्रोसेसेस तुमने सीखे थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ठीक, कम्युनिकेटिंग, ये सब जो स्टेप्स तुमने या जो प्रोसेसेस तुमने पढ़े थे, उन सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक समानता होनी चाहिए। तो हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ी? इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी फिर। तो इसी को हम प्रॉपर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमको जरूरत पड़ी प्रॉपर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो कंसिस्टेंसी हम रख नहीं सकते, हम एक थियरी डेवलप करेंगे और उस थियरी को हम सारे स्टिक होएंगे, उसी थियरी को हम लोग रिपीटेडली करेंगे, तभी तो कंसिस्टेंसी रहेगी, है ना, और तभी कंपेरेबिलिटी बनेगी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग थियरी की जो इंपॉर्टेंस है, जब तक इसका थ्योरेटिकल बेस अच्छा नहीं होगा, साउंड थ्योरेटिकल बेस नहीं होगा, तो यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू हैव दिस साउंड थ्योरेटिकल बेस। ऑलराइट, चलिए, तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में कुछ लिखा है, इसको पढ़िए आप लोग। द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस। तो थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें हैं? प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस। They have been developed for over a period of time to bring uniformity, consistency to the process of accounting and enhance its utility to different users of accounting information. Apart from these, इसके अलावा पता है क्या, तुम्हारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ICAI, ये क्या करती है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन योर कंट्री। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करती है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करती है जो कि विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूनिफॉर्मली एडियर टू, यानी सब लोग इसको यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें और यूज़ करें।
है ना, ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज में क्या हो, कंसिस्टेंसी हो। तो दो बातें आपने देखी। पहली बात देखी, द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये एक बात है। दूसरी बात है तुम्हारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पहली बात तो ये होगी कि प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस ये डेवलप्ड ओवर ए पीरियड, इसको फॉलो करना है। दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, इसकी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करती है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एडहियर करना चाहिए। बिजनेस हाउसेस हैं, सो दैट यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसके बाद मैंने एक अलग सी चीज़ लिखी, मैंने लिखी यहाँ पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। शॉर्ट में इसको बच्चों गैप बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ये जनरली सबने एक्सेप्ट किया हुआ, या हर जगह एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेड है, इसलिए इसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ज़्यादा भाव नहीं देना इस शब्द को या इस एक्रोनिम को, सिंपल सा है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड हैं, इसलिए इसको गैप के नाम से जाना जाता है। तो which are generally accepted by the accounting profession. So these rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions. ये सब different जगहों पर different नामों से इसको जाना जाता है। तो these rules ये accounting प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, और इनको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से बोला जाता है, और ये नाम है प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चों अगर तुमको कहीं पर भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई आए ना कि तुमने पढ़ा तो कॉन्सेप्ट है, तुमको तो सर ने अजम्पशन बताए हैं, तुमको तो कन्वेंशन बताए हैं, और तुम को कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ये बात तो तुमने कन्वेंशन में पढ़ा है, तुमको बोला है कि ये कॉन्सेप्ट बताइए, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम है। ओके, कीप इट इन योर माइंड, ये सारी चीज़ें सेम है, एक ही बात है। तो प्रिंसिपल्स हो, कन्वेंशंस हो, कॉन्सेप्ट्स हो, पोस्टुलेट्स हो, अजम्पशंस हो, ये सब एक ही बात है। प्रिंसिपल्स को, ये जो टर्म प्रिंसिपल है, इसको AICPA, इसके बारे में तो तुम लोगों को पहले से मालूम है, तुम तो विद्वान हो, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, इसके बारे में तुमको पहले से पता है। तो AICPA ने प्रिंसिपल को डिफाइन किया। अब प्रिंसिपल हो, कॉन्सेप्ट हो, कन्वेंशन हो, पोस्टुलेट हो, अजम्पशन हो, सारी एक ही बात है। प्रिंसिपल को बोला कि अ जनरल लॉ और रूल, अ जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू एक्शन, इसको आपने अडॉप्ट किया या इसको आपने एक्सेप्ट किया। कैसे? गाइड टू एक्शन, यानी कि एक्शन का एक गाइडेंस होगा, आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसका एक गाइडेंस होगा। ए सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, सेटल्ड ग्राउंड है, किस बेसिस पे आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, किस बेसिस पे आप काम करेंगे, ये सेटल्ड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं। समझ गए? ये जनरल लॉ है या रूल जो कि सब ने अडॉप्ट किया हुआ, ये सेटल्ड है, व्यवस्थित है, इसी व्यवस्था के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रिंसिपल्स। ठीक है ना? तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement। तो गैप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सिंपल सी बात है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जो जनरली अडॉप्ट किए गए हैं अकाउंटिंग के इवेंट्स को या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए। तो बेटा गैप 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 खूब सुनोगे आप 11th क्लास में, तो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए? चलो, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। देखिए, मैं बेसिक अकाउंटिंग जिसके बारे में बात कर रहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जनरली एक्सेप्टेड है, उनमें से 13 प्रिंसिपल्स यहाँ पर मैंने नोटिफाई किए हैं, 13 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर नोटिफाई किए हैं। बिजनेस एंटिटी, देखो 13 क्या किए हैं उसको ध्यान से देखो। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये 13 हैं। गिन लो भैया,
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। आज की कक्षा में हम सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट तक 5 हम लोग जो है ना आज की कक्षा में एक्सप्लेन करेंगे या चर्चा करेंगे इसके बारे में, और अगली कक्षा में फिर हम सबकी चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया है मैंने, 4-5 को आज कर लो और बाकी बचे हुए 5-6 को अगली क्लास में कर लो, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगी, अननेसेसरी लंबी हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा जब सारी बातें एक साथ हम बोलेंगे तो। इसलिए हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया। तुम सारे मेरे साथ हो ना? यस, यू मस्ट बी विद मी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि बिजनेस जो है वो अपने आप में एक अलग सेपरेट अपने आप में एंटिटी है। एंटिटी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, जिसका अपना खुद का एक प्रेजेंस हो, आइडेंटिफाइबल प्रेजेंस हो, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो बिजनेस अपने आप में एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फिजिकल बॉडी है। ठीक है ना, बॉडी है, एक आइडेंटिफाइबल बॉडी है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि, और ये ओनर से अलग है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे, बिजनेस क्या है, ओनर से एक अलग एंटिटी है। भाई इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखना है। इट मीन्स को तुम लिख लो इम्प्लीकेशन, यानी अगर इस प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो इस प्रिंसिपल का इम्प्लीकेशन क्या है कि इट मीन्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट एंटिटीज। ठीक है ना, तो इस प्रिंसिपल का जो है इम्प्लीकेशन वो यही है कि अगर आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग ओनर की और अकाउंटिंग बिजनेस की, दोनों की अलग अलग करेंगे भाई, एक साथ नहीं करेंगे। ओके, तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, देखो बहुत ही मजेदार स्टोरी है। व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज अ कैपिटल। देखो चूंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हमने क्या ध्यान में रखना है कि ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेपरेट है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगे दोस्त, तो इंप्लीकेशन मैंने लिखा व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस। बहुत ही ध्यान से समझना है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या कहेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इसको हम लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस की, टू द ओनर, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। सो यहां पर वन सेपरेट एंटिटी यानी ओनर ने इज अज्यूम टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी बिजनेस यूनिट। बात समझ भाई, इसीलिए इसको लायबिलिटी ट्रीट हम करते हैं। बेटा बहुत ही ध्यान से समझना है, कभी कंफ्यूजन में नहीं रहना कि यार कैपिटल लायबिलिटी कैसे होती है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस की। ठीक है, क्योंकि दोनों 2 सेपरेट एंटिटी है, तो ये अजम्पशन है कि एक सेपरेट एंटिटी ओनर दूसरी सेपरेट एंटिटी बिजनेस को पैसे दे रही है व्यापार करने के लिए, इसका मतलब ये ले रही है पैसे, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम लायबिलिटी बोलेंगे। तो इसकी ये लायबिलिटी है। हाँ, ये बात समझनी जरूरी है कि भाई लायबिलिटी तो है लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि मालिक जो है, ओनर जो है वो अंदर का बंदा है, समझ गए, वो बाहर का बंदा नहीं है, वो अंदर का बंदा। इस बिजनेस की, अब इस बिजनेस के पास लिम्ब्स तो होते नहीं, ना सोचने के लिए दिमाग होता है, ना चलने के लिए पैर होते हैं, ना लिखने के लिए हाथ होता है, कुछ नहीं होता। तो इसके बिहाफ पे सारा चीज कौन करता है, ओनर ही तो करता है। तो बिहाफ पे कर रहा है, समझ रहे हो, ये खुद नहीं, इसके बिहाफ पे कर रहा है, ये अपना नहीं कर रहा है, इसके बिहाफ पे कर रहा है, व्हाटएवर। तो इसलिए इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। गॉट इट। सिमिलरली व्हेन ओनर विड्रॉज, तो ये तो ओनर ने पैसे दिए, अब अगर मानो ओनर ने विड्रॉ किया तो मतलब एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी से पैसे लिए, तो इसका मतलब है कि ओनर का जो ओनर ने जो पहले दिए थे उतने से, जितने से ओनर ने विड्रॉ किया उतना क्या हो गया, कम हो गया, यानी उतना कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। करेक्ट, चलो। सो अ रिडक्शन इन द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस हो गया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड नॉट दैट ऑफ द ओनर। ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। द पर्सनल एसेट्स, इस पॉइंट को समझिए, इसी एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या समझना है, क्या समझना है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर आर देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड। जब आप
अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हो, रिपोर्ट करते हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड करते हैं, तो जो ओनर के पर्सनल एसेट्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। इसी एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिमिलरली कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो ओनर का है, पर्सनल ट्रांजैक्शन ओनर का भी रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि इसका बिजनेस यूनिट के साथ लिंक ना हो। ओके, तो देख रहे हो आप कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कितने सारे इंप्लीकेशंस हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना 1 मार्कर या केस स्टडीज में 4 क्वेश्चन निकाल के देगा और आपसे पूछेगा कि भाई ये किस एंटिटी को, किस कॉन्सेप्ट को बिलोंग करता है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। यहीं पर बच्चे फंसते हैं आज के टाइम में। तो आपको खाली इसको याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इम्प्लीकेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए समझना होगा। तो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। याद तो एक लाइन की बात है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है, बट व्हाट आर दोज इम्प्लीकेशंस, और ये जो इम्प्लीकेशंस मैंने बताए हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहां पर सीखना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि देखो उन सारे ट्रांजैक्शंस को तुम रिकॉर्ड करो या सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, चाहे कितने भी, मतलब सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड करो जिसका मेजरमेंट आप मनी के टर्म में कर सकते हो, चाहे छोटा ट्रांजैक्शन हो चाहे बड़ा ट्रांजैक्शन हो, बट मनी के टर्म में हो सकता है तो आप उसको रिकॉर्ड करो। मतलब चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस क्यों ना हो, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू अगर नहीं है, उसके ऊपर मनी का टैग नहीं है, प्राइस नहीं है उसका, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करो, भले कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income etc. are to be recorded in the books of accounts, ठीक है। और all the transactions, all such transactions are happening which cannot be expressed in monetary terms, चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, creativity of its research department, image of the organization among people, they do not find a place in the books of account just because they do not have any monetary unit attached to it. इनके साथ कोई monetary unit attach नहीं है, neither it is in dollars nor it is in pounds, neither it is in rupees nor it is in taka, whatever, it is not recorded because it no monetary unit is attached to it. दूसरा एस्पेक्ट है, यानी इंप्लीकेशन समझिए, is that the records of the transaction are to be kept not in the physical units but in the monetary unit. भाई साहब monetary unit में रिकॉर्ड करना, फिजिकल यूनिट में नहीं। और इस बात को समझाने के लिए मैंने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको दे दिया। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। क्या एग्जाम्पल है मित्रों? मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है उसमें एक पर्टिकुलर डे पे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक फैक्ट्री है ना, 2 एकड़ लैंड पे, ऑफिस बिल्डिंग भी है जिसमें 10 रूम है, 30 कंप्यूटर्स हैं, 30 ऑफिस चेयर हैं, टेबल्स हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। बैंक बैलेंस है 5 लाख का, रॉ मटेरियल 20 टन है। भाई साहब इस फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल यूनिट्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन इसी की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी ना उसको रिकॉर्ड करोगे। तो मॉनेटरी वैल्यू के लिए मैंने यहां पर बताया फॉर अकाउंटिंग पर्पस देयरफॉर दीज आर शोन इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन रुपीज एंड पैसे। इस केस में ये सारा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, लैंड वगैरह ये सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ना कि फिजिकल यूनिट्स में रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी यूनिट्स में करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। द मनी मेजरमेंट एजम्पशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिट। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं दोस्त। तो लिमिटेशन क्या है देखिए, मान लीजिए प्राइसेस चेंज होती है ना, या वैल्यू ऑफ मनी एक जगह स्टेबल तो नहीं होती, वैल्यू ऑफ मनी भी घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन हम उसको अकाउंट नहीं करते। वेल द वैल्यू ऑफ रुपी टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस इज मच लेस देन व्हाट इट वाज 10 years back. So in the balance sheet when we add different assets bought at different point of time, ठीक है ना, मान लीजिए 2 करोड़ की बिल्डिंग परचेज करी थी और
1995 में, फिर 2005 में 1 करोड़ की करी। भाई इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, बट आपको रिकॉर्ड करना होता है। ये हेट्रोजेनिटी है, हेट्रोजीनियस वैल्यूज हैं, लेकिन आप इसको रखते हो। क्लब एक साथ नहीं होना चाहिए, बट आप इसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू ऑफ मनी में बदलाव हुआ ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है, समझ गए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि समय के साथ साथ मनी की वैल्यू में बदलाव आते हैं, लेकिन हम चाहे कोई एसेट किसी पॉइंट ऑफ टाइम में खरीदा हो, दूसरा एसेट किसी पॉइंट ऑफ टाइम में खरीदा हो, हम दूसरे एसेट के बराबर पहले जो खरीदा हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लिखते, उसको जहां जितने में खरीदा था लिखा, आज जितने में जो खरीदा उसको लिखा, लेकिन इसको एज एन एसेट ही हम, या एसेट है या लायबिलिटी है, उसी तरीके से हम दिखाते हैं। हम इसकी मॉनेटरी वैल्यूज को अपडेट नहीं करते। दिस इज द लिमिटेशन व्हाटएवर। इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 2 पढ़ लिए, बिजनेस एंटिटी और मनी मेजरमेंट। ये तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो मित्रों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस फर्म जो है वो आने वाले समय में चलता रहेगा, ऐसा सोच करके ही कोई आपसे रिलेशन बनाता है। अगर ऐसा किसी को मालूम हो कि भाई ये बिजनेस जो है ये कल बंद हो जाएगा, तो कोई आपसे रिलेशन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। या आप जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स रखते हो, ये अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब इसको इस आधार पर कि हाँ ये चलता रहेगा, ये आने वाले कई सालों तक, पता नहीं फोर्सिएबल फ्यूचर में कब ये बंद होगा या क्या होगा, इसके बारे में हमको नहीं पता, तो तभी तो आप ये अकाउंटिंग के जो इतने सारे ताम झाम करते हो वो आप कर सकते हो। फाइन, तो ध्यान से समझना है, गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस indefinitely, that is for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future। यानी बंद नहीं होने वाली है, जितने दिन हम देख पा रहे हैं, यहाँ से नज़र जा रही है हमारी, उतने दिनों में तो ये बंद नहीं हो रहा है बस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये आपको एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाने में मदद करती है। ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये एसेट्स की जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में जो आपको दिखती है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दिखता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सर दिखता है आपको। अलग इम्प्लीकेशन क्या है दोस्त? इम्प्लीकेशन देखो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो रिगार्डिंग क्वांटिटी ऑफ बिजनेस अलाउज अस टू चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओनली दैट पार्ट ऑफ द एसेट व्हिच हैज बीन कंज्यूम्ड और यूज्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू इन दैट पीरियड एंड कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग अमाउंट टू द नेक्स्ट ईयर्स ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, इस पॉइंट को आप पढ़िएगा और मैं समझा रहा हूँ। इसी अजम्पशन के बेसिस पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मान लो एक एसेट खरीदा, 5 लाख की एक कंप्यूटर खरीदी, ठीक है जी, 5 लाख का एक कंप्यूटर खरीदा, बात को समझिएगा, 5 लाख की एक कंप्यूटर खरीदी हमने, मान लीजिए 1/4/2019 को। हमको मालूम है कि ये जो कंप्यूटर है 5 लाख वाला कंप्यूटर, ये अगले 10 साल तक चलेगा, 10 साल के बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा। तो जब ये आउटडेटेड हो जाएगा तो क्या करेंगे यार, या ये जो 5 लाख का खर्चा अभी दिख रहा है मेरे को, इसको आज ही 5 लाख निपटा दूं, यानी कि अपने इसको खर्च करके, खर्च दिखा करके खत्म कर दूं क्या मैं? हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये 10 साल तक चलेगा और हमको ये भी नहीं मालूम कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस 5 लाख की जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। इस 5 लाख की वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, माने 50,000 हो जाता है। और अगले 10 साल तक हम 50,000 का डेप्रिसिएशन, यानी वैल्यू में कमी, यानी जिस साल 1 साल आपने यूज़ किया तो 1 साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, तो पर ईयर इसकी वैल्यू 50, तो सिर्फ यूज जितने दिन किया उतने दिन में उसकी वैल्यू कितनी ड्रॉप हुई, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हुए हम लोग हर साल चलते हैं, ना कि सीधे 5 लाख रिकॉर्ड कर दिया, 5 लाख से अपनी
अपने जो है इनकम को घटा दिया या प्रॉफिट में से 5 लाख रुपए घटा दिए, क्योंकि हमने तो खरीद लिए तो एक ही बार में 5 लाख थोड़ी ना कंज्यूम हो रहा है, अगले 10 सालों में कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम इसको 10 पार्ट में कंज्यूम कर रहे हैं और 10 पार्ट में हम इसको यूज अप कर रहे हैं। वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हो पाता है। अंडरस्टूड? होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दोस्त, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आज 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट किया और ये बिजनेस जो है चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि आने वाले पता नहीं इंडिफरेंटली मैनी ईयर्स तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बिजनेस चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे। भाई इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कब पता करोगे? तो एक पीरियड तो होना चाहिए ना, एक डेफिनेट पीरियड तो होना चाहिए जो ना बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। तो हमने एक साल को 1 यानी कि 12 कैलेंडर मंथ्स को हमने कहा कि ये अकाउंटिंग पीरियड होगा। कैलेंडर ले लो, मंथ ले लो, या तुम इसको फाइनेंशियल ईयर ले लो, तो ये हम ले लेते हैं पीरियड। उसी पीरियड को हम कहते हैं पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट। So it refers to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये सब आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, तो to know whether it has earned profits or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period। तो वो एक फिक्स पीरियड हम ले लेते हैं। और इसके बारे में आगे मैंने आपको बताया कि सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि देखो, अब ये जो यूजर्स हैं जिसके बारे में मैंने बात किया था पहले भी, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, वो उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, तो रेगुलर इंटरवल पे उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। तो हमने एक एनुअल ले लिया, एनुअल हम इनको देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी मतलब क्वार्टरली भी इसको हम असेस करते हैं, नहीं मंथली भी कर सकते हैं भाई, डिपेंड करता है। इंटरनल मैनेजमेंट अगर चाहती है कि हमको मंथली डेटा दो तो मंथली भी हम कर सकते हैं। दैट इज दैट कम्स अंडर दिस पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट। So to be taken at regular intervals on the basis of such information so that decisions लिए जा सकें। Financial statements are therefore prepared at regular interval, normally after a period of 1 year, so timely information is made available to the users. This interval of time is called accounting period. Companies Act and the Income Tax Act requires that the income statement should be prepared annually। दोस्तों एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, यहां पर एक बात बताना जरूरी है मेरे लिए। देखो अकाउंटिंग, यहां सीख लो तुम लोग, अकाउंटिंग पीरियड या इसको हम अकाउंटिंग ईयर बोले, और दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर। तो मित्रों ऐसा है कि जो अकाउंटिंग पीरियड या ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, ये दोनों अलग हो सकते हैं या दोनों सेम भी हो सकते हैं। मान लो अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल पिछले साल के 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक हो, जो कि इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर है ना। फाइनेंशियल ईयर क्यों? क्योंकि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में या हमारे गवर्नमेंट ने इसी को फाइनेंशियल ईयर माना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब इसी पीरियड के बीच की कमाई के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। सरकार के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह इसी हिसाब से मेंटेन होते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक। तो अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर ही है तो अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड दोस्त 1 अक्टूबर से अगले साल 30 सितंबर तक हो तो ये तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड है। 1 अक्टूबर से 30 तक तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड है, जो कि फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट हो सकता है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस व्हाट यू डू, योर अकाउंटिंग पीरियड शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द फाइनेंशियल ईयर, सो दैट ऑल द रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स कैन बी मेंटेन्ड एंड कैन बी वर्कड अपॉन एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैंने कहा कि चलो यार तुम बड़े
चतुर हो गए हो सुना है, हमने सोचा चलो तुम बड़े चतुर हो गए हो, शायद हमने सुना है तुम बड़े चतुर हो गए हो शायद। तो हमने कहा कि चलो इतना तो हमने तुमको पढ़ा दिया, हमने तुमको 3 कॉन्सेप्ट करा दिए ना, 3 ही कॉन्सेप्ट कराए हैं। आई होप आ जाओ यार, हाँ 4 कॉन्सेप्ट कराए हैं दोस्त तुमको, ठीक है। तुमको मैंने 4 कॉन्सेप्ट कराए हैं और 4 कॉन्सेप्ट करने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो अब चतुर हो गए हो, चालाक भी हो गए हो और बुद्धिमान भी हो गए हो, तो क्यों ना इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करो। तो इन क्वेश्चंस के, ये तुम्हारी स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स जो है ना तुम करके देखना तुमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स से ही शुरुआत करूंगा अपना वीडियो। तो आज जो है इसी 4 कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूं। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।